चलें जी, मेरे सामने क्वेश्चन है एसीसीए का दिसंबर 2014 का। इस सवाल में एसीसीए के एग्जामिनर ने एक परफॉर्मा दिया है, एक एनपीवी कैलकुलेट करके दी हुई है। उस एनपीवी की कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट थ्योरी का, एक प्रैक्टिकल पार्ट है, दोनों पार्ट्स देखते हैं। जनाब ये कह रहे हैं, जनाब उफ्टन कंपनी इज़ अ लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी है जी, ठीक है। फिर which is listed on a major stock exchange. The company has been evaluating an investment proposal to manufacture product K3G. एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सर, उसके पास उसको evaluate कर रहे हैं हम. The initial investment of 18 लाख will be payable at the start of the operations. The following draft evaluation has been prepared by a junior employee. Junior employee ने क्या किया सर, उसके सामने सेल्स भी थी, सेलिंग प्राइस भी थी, उसके सामने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी था. The above selling price and variable costs have not been inflated. Very important line, यानी ये करंट टर्म्स में, ठीक है। इस बंदे ने सर ये सेल्स निकाल ली, इन्हीं दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करके, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लिया. फिक्स कॉस्ट 1,55,000 ली और थ्रू आउट ले ली. इंटरेस्ट पेमेंट जी 1.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है भाई. एनपीवी में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आती है, और अपेरेंटली इस बंदे ने इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट सही नहीं लिया. फिर डेप्रिसिएशन 450 अपेरेंटली ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन है. पहले साल का टैक्स किधर गया भाई. फिर डिस्काउंट रेट आ रहा है, नीचे एनपीवी आ रही है. अब और सुनना, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट आर फोरकास्टेड टू बी 1.5 लाख पर ईयर, लेकिन ऊपर तो 1,55 आ रहा है. अच्छा क्यों, टेंशन नहीं है, देख लेते हैं क्या रीज़न है. सेल्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स आर द सेम, नो फिनिश गुड इन्वेंट्रीज आर हेल्ड. इसका मतलब है सर जो ऊपर सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं उतने ही हमने प्रोड्यूस भी किए, उतने ही बेचे भी हमने, ठीक है. फिर द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 22% एंड टैक्स लाइबिलिटीज आर पेबल 1 ईयर इन एरियर्स. इसका मतलब है सर पहले साल की लाइबिलिटी दूसरे साल की तीसरे साल की चौथे साल और चौथे साल की 5वें साल. तो इधर तो 5वां साल ही नहीं है, तो इसका मतलब एक और मिस्टेक. फिर ऑफ्टन कैन क्लेम टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. और इस बंदे ने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन ले लिया, जो कि गलत है, ठीक है. फिर जी अब बैलेंसिंग अलाउंस कैन बी क्लेम एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, जैसे हम आमतौर पर करते हैं. सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन 4.2% है, वेरिएबल कॉस्ट की 5% है, और फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन 3%. इसका मतलब है सर यहाँ मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स हैं, तो यहाँ पर तो रियल कैश फ्लो वाला मेथड भूल ही जाओ, अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है जी. इन्वेस्टमेंट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 लाख का लोन लेके जो है वो की जाएगी 10% के रेट पे. फिर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है. याद रखना हमने सर 12% का रेट यूज़ करना है, और मैंने आपको कहा था कि जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगा तो वो हमेशा नॉमिनल रेट होगा. अब इसका मतलब है मुझे कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना है और नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग करनी है. फिर वो कह रहे हैं जी एक्सप्लेन एनी 2 रिविजन्स, एक्सप्लेन जो आपने ड्राफ्ट में की है. अभी अपेरेंटली तो यही सामने नज़र आ रहा है. अब मैं ये लिख सकता हूँ जी इंटरेस्ट पेमेंट मुझे नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हम नहीं लेते, वो डिस्काउंटिंग के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है जी. फिर मैं दूसरा ही लिख सकता हूँ कि 5th ईयर की टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है जी, वो हमने इग्नोर कर दी है. फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ऊपर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में अपेरेंटली इन्फ्लेशन सही नहीं कैलकुलेट हुआ. बस सर 2-3 मिस्टेक्स सामने नजर आ गई है. आइए ज़रा सर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा एक्सेल के ऊपर. मैं इस एनपीवी को सही करने जा रहा हूं, ठीक है जी. आइए ज़रा दोस्त, चलें जनाब, हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ सर. सॉल्व करने का मतलब ये मैं एनपीवी रिवाइज कर रहा हूँ सर, ठीक है जी. मैं सबसे पहले सर कुछ वर्किंग्स बना रहा हूँ जनाब. मेरे पास यार 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है. मैं वर्किंग्स बना रहा हूँ. पहले वर्किंग में सबसे पहले सर मेरे पास सेल्स के यूनिट्स हैं. सर मेरे पास 95,000, 1 लाख, 1.5 लाख और मेरे पास सर फिर 1.5 लाख, ठीक है जी. ये मेरे पास यूनिट्स आ गए सर. मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई सर कितने की जनाब, 25, 26, 26, 27. अब ये इन्फ्लेटेड नहीं है, हमने इनको इन्फ्लेट करना है मेरे प्यारे बच्चों 4.2% के रेट पे, 4.2% के रेट पे, ठीक है जी. तो 25 इंटू 1.042, 4.2% रेस टू द पावर 1, एक दफ़ा इन्फ्लेट करना है इसको, ठीक है जी. ये आ गया सर मेरे पास कोई 26.05
सर फिर मेरे पास नेक्स्ट ईयर 25 रुपए का दोबारा रेट आ रहा है, इसको 2 दफ़ा इन्फ्लेट करना है, 1.042 रेज टू द पावर 2, ठीक है। ये आ गया सर मेरे पास को 27.14। इसी तरह सर मेरे पास तीसरे साल 26 रुपए का रेट है, इसको मैंने 1.042 रेज टू द पावर 3, सर ये मैंने इन्फ्लेट करना है। और सर मेरे पास चौथे साल गालिबन 27 रुपए का रेट है, इसको भी मैंने 1.042 और इन्फ्लेट करना है मैंने 4 दफ़ा, ठीक है जी। तो ये रेट आ गया सर मेरे पास। वेरिएबल कॉस्ट सर, अच्छा इसके आगे मैं लिख भी देता हूं सर, मेरे पास जो इन्फ्लेशन का रेट है 4.2%, ठीक है जी। सर यहां पर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में सर इन्फ्लेशन का रेट है गालिबन 3% या 5%, 3% है गालिबन, चेक कर लेते हैं सर। सर मेरे पास जो नीचे इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है वो आ रहा है जनाब कोई 4.2 सेल्स का रेट था, ये मैंने ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट 5% है, सॉरी, ठीक है जी। अब वेरिएबल कॉस्ट है कितनी सर पर यूनिट? सर 11, 12, 12, 13, 11 1.05, ठीक है जी, 1.05। फिर सर मेरे पास 11 इंटू 1.05, फिर दोबारा 11, 12 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 2, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर 12 1.05 रेज टू द पावर 3, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर रेट आ गया 13 रुपए का, ठीक है जी। 13 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 4, ये आ गए सर मेरे पास इन्फ्लेटेड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट, इसका भी डाटा सामने रख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट पे इन्फ्लेशन गालिबन 3% की, यहाँ क्योंकि सर 3 इन्फ्लेशन रेट्स गिवन थे जो मुझे याद है। सर फिक्स कॉस्ट पे इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है 3%, डन। अब फिक्स कॉस्ट जी लिख के दे दिया उसने कि जी 1,50,000 रुपये पर ईयर है, ठीक है जी। तो हम कर रहे हैं जी 1,50,000 रुपये पर ईयर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1.03, फिर 1.03, फिर जी 1.03, फिर जी 1.03, ठीक है जी। ये आगे सर मेरे पास सारे इन्फ्लेशन के रेट्स डन है जी। सर सारी वर्किंग्स बन चुकी हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं सर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन। सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे पास सेल्स आएगी सर 95,000 इंटू 26.05, सर 1 लाख इंटू 27.14, सर 1.5 लाख इंटू 29.42, सर 1.5 लाख इंटू 31.83, डन हो गया। सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, सर ये भी मुझे पता है सर, यूनिट्स ऊपर दिए हैं 95,000, मैं नेगेटिव में लिखूंगा इसको 11.55, सर 1 लाख इंटू सर 13.33, ठीक है जी। सर 1.5 लाख इंटू 13.89, एंड सर आखिरी इसी तरह मैं एक एक करके इंडिविजुअली इसलिए उठा रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्पीड ना हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। सर फिक्स कॉस्ट सीधी सर सीधी ऊपर दी हुई है, ये कॉपी करके मैंने माइनस कर दी, डन। अब मेरे पास रह गया सर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है जी 18 लाख रुपए की मशीन है, इस 18 लाख की मशीन पे 25%, फिर अगले साल यही डेप्रीसिएशन सर 25% कम हो जाएगा तो मैं 75% ले लेता हूँ, फिर अगले साल इसका 75%, लास्ट ईयर हमने बैलेंसिंग चार्ज लेना है, एंड फॉर दिस बैलेंसिंग चार्ज वी नीड टू कैलकुलेट कि होना क्या चाहिए बैलेंसिंग चार्ज सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया एसेट की कॉस्ट कितनी थी, आप कहोगे जी 18 लाख, और पूरे 18 लाख डेप्रिशिएट होने, तो बताएं अब तक कितने रुपए की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 सालों में। सर दिस प्लस दिस प्लस दिस, डन। मेरे पास सर बचता है आखिरी साल के लिए 759,375 बैलेंसिंग चार्ज, ये ले लेते हैं हम सर डेप्रिसिएशन में। लास्ट ईयर में बैलेंसिंग चार्ज कितने का भैया 759,375, डन। अब इसके बाद कुछ बचा सर हमारे पास? नहीं सर, हमारे पास अब सिर्फ डेप्रिसिएशन हो गया। अब नज़र ये आ रहा है कि इंटरेस्ट लेना है, लेकिन हम नहीं लेंगे, ना इंटरेस्ट के टैक्स सेविंग्स लेंगे ना कुछ लेंगे, एज इट इज को ऐसे ही छोड़ देंगे, डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ ले रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यह आ गया मेरे बच्चों मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स सारे सालों का। अब मैं लगाने जा रहा हूँ सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं इस पे लगाने जा रहा हूँ सर टैक्स,
एट द रेट 22%, मुझे रेट याद आ रहा है सर, 22% का रेट था। लेट्स चेक इट आउट वंस अगेन सर, नीचे दिया हुआ है जी, टैक्स डेप्रिसिएशन सॉरी टैक्स रेट इज़ 22%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 22%। और अगले साल सर, इस साल ईयर 2 में आके ईयर 1 की टैक्स लायबिलिटी का 22% पे किया, ईयर 2 में, ईयर 3 में ईयर 2 का पैसा पे किया 22%, ईयर 4 में ईयर 3 का पैसा पे किया 22%, और सर आखिरी साल में हमने चौथे साल का 22% पे किया। डन, ये निकल गई सर हमारे पास सारे टैक्स के फिगर्स। अब मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर रहा हूँ, कितना जी सर 450 एंड सो ऑन। डन। अब बताएं जी, मैं इनिशियल आउटले ले लूं, कितना जी 18 लाख, और रेजिडुअल वैल्यू एंड में 0 है। डन है जी। अब बताएं सर, मेरे पास सारे के सारे कैश फ्लोज आ गए। अब मैं इन कैश फ्लोज को टोटल कर रहा हूं और मैं इनको नाम दे रहा हूं जी नेट कैश फ्लोज। इन नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा एट वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज मेंट टू बी 12%। और याद रखना, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो वैक होता है हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी टैक्स एडजस्टेड है, ठीक है, ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये मनी रेट है 1 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर दिस। फिर सर 1.223 1.12 रेज टू द पावर दिस। ऐसा चेक करो, 12% ही रेट था ना, मनी रेट इज़ 12%, ठीक है जी, वेरी गुड जी। फिर अब मैंने कहा जी सब सालों में खुद कर लो यार बैठ के। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एनपीवी कितनी है, तो आप कहोगे नहीं हमारी एनपीवी है कोई 2508550। दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जूनियर अकाउंटेंट हैज़ मेड अस बिलीव, ठीक है जी, कि 738 रुपये की एनपीवी गलत है। इसमें एक तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज डिडक्शन तो से खैर हर साल जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स चार्ज होना चाहिए था, ये हुआ है। दूसरा सर, हमने खामखा की इंटरेस्ट पेमेंट्स ले लिए हैं, फिर हमने इन्फ्लेशन नहीं किया बुक सर, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेट हो रहा है। तो सर ये देख लीजिएगा, ये सारे का सारा हिसाब किताब मेरे सामने है, ठीक है जी। सर अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा भाई किन किन एरियाज़ में आपने जो है वो चीज़ें चेंज की। अगर मैं सिर्फ सेल्स देख लूँ, 2605 आ रहा है, 4065 आ रहा है, 4220 आ रहा है, ये सारे गलत हैं। इसका मतलब है इस बंदे ने सिर्फ पहले साल इन्फ्लेशन लगाया, बाकी नहीं लगाया। वेरिएबल कॉस्ट पहले साल की तो ठीक है, दूसरे साल से फिर ये भी गलत है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन भी गलत लगाई इससे, फिक्स कॉस्ट भी गलत लिया है, डेप्रिसिएशन भी गलत लिया है, फिर टैक्स का आखिरी साल का कैश फ्लो खा गया, ये डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं किया बेवकूफ़ ने, ठीक है जी। तो सर इनिशियल आउटले आखिर में चलो ले लिया वो, ठीक है जी। अब आए सर ज़रा इसकी वीकनेसेस हम लिखते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, देख लिया होगा आपने, ठीक है जी, पक्का जी। सर इसमें एक लाइन लिखी है, सेल्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स आर द सेम, नो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी साइड। इसका मतलब जितने प्रोड्यूस करते हो उतने ही तुम बेचते हो। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की है और सेल्स की है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सर मेरे पास जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उतने ही ड्यूरिंग द पीरियड मैंने बेचे हैं, ठीक है जी। अब देखें इसमें उसने 2 पॉइंट्स लिखने को कहे हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें आप सेल्स की इन्फ्लेशन के बारे में भी लिख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन के बारे में भी लिख सकते हो, फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन के बारे में भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन के बारे में भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट के कैश फ्लोस क्यों लिए ये भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं किया ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी। लिखने को बहुत कुछ है, आई होप आप इसको देख लोगे। आए ज़रा इसका अंग्रेजी में थ्योरी वाला पार्ट भी देखते हैं कि ड्राफ्ट कैसे करना है इसको, ठीक है। मैं डायरेक्ट एसी का सोल्यूशन आपसे शेयर कर लेता हूँ सर, थैंक यू। चलिए जी, हम जरा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं। इसमें एग्जामिनर ने ये पूछा था कि 2 रिविजन्स जो आपने किए हैं ज़रा इसके बारे में बता दें, ठीक है। हमने 2 की जगह 4-5 रिविजन्स डाल दी। सबसे पहले तो सर इस बंदे ने सिर्फ पहले साल ओनली 1 ईयर्स इन्फ्लेशन वॉज अप्लाइड, सिर्फ पहले साल की इन्फ्लेशन डाली प्राइसेस में, फिर उसके बाद जो प्राइस थी उसी को लेके चलता रहा है वो, ठीक है जी। रेवेन्यू में भी, वेरिएबल कॉस्ट में भी, फिक्स कॉस्ट में भी, ठीक है जी। जबकि इसको करना ये चाहिए था कि हर साल का सेलिंग प्राइस, हर साल की वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग निकालनी चाहिए थी। तो एक तो इन्फ्लेशन का मसला था। दूसरा जनाब इंटरेस्ट पेमेंट, इस बंदे ने इंटरेस्ट पेमेंट कैश फ्लोज में ली हुई थी, जबकि हम सबको पता है कि शुड नॉट इंक्लूड इन द ड्राफ्ट इवैल्यूएशन बिकॉज फाइनेंशियल इफेक्ट्स आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन दी डिस्काउंट रेट। आपने एक लाइन लिख देनी कि जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट रेट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। फिर सर इस बंदे ने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे ली थी, जबकि डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी डिमिनिशिंग बैलेंस पे, पहला मसला, ठीक है जी। इस बंदे ने पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली और थ्रू आउट उसको कांस्टेंट रखा, गलत है।
रिड्यूसिंग बैलेंस पे आना चाहिए था। नंबर 2, इस बंदे ने डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के टैक्स निकाल तो दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना भूल गया। ठीक है जी, ये तीसरी गलती हो गई, चौथी गलती हो गई, इनफैक्ट ये तीसरी और तीसरी के अंदर ही चौथी गलती भी हमारी मौजूद है। ठीक है जी, पांचवी गलती, सर 5वें साल की टैक्स लायबिलिटी इसने कैश फ्लोज में नहीं दिखाई, जो कि दिखानी चाहिए थी, मिस कर गया, ओमिट कर गया ये, जबकि 5वां साल भी आना चाहिए था। 2 प्रोजेक्ट 4 साल का, लेकिन 5वां साल नज़र आना चाहिए था इसके अंदर। पक्का जी, ऐसे ही है सर, हमने 5 चीज़ें लिख दी हैं। अब देखें यार, इसके अल्फाज जो यहाँ लिखे हुए हैं उससे सिग्निफिकेंटली डिफर कर सकते हैं जो आप लिखेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका सोल्यूशन सही नहीं है और मेरा सोल्यूशन सही है। ठीक है जी, बस ये 4-5 पॉइंट आपने सिंपल अंग्रेज़ी में लिखना है। आई होप ये आप लोग लिख पाओगे, सीधी सी चीज़ है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इन्फ्लेशन का मसला था, इंटरेस्ट पेमेंट इसने डाल दी जबकि नहीं डालना चाहिए था, टैक्स लेस कर दिया था, एडबैक करना भूल गया, और डिमिनिशिंग बैलेंस भी नहीं रखा, और 5th ईयर की टैक्स लायबिलिटी ऑल टुगेदर इग्नोर कर दी। डन।